बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। एचआरएम के आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सिलेक्शन। हमने पिछले लेक्चर्स में से जो एचआरएम के फंक्शन स्टार्ट किए हुए हैं, मैंने आपको बताया था कि बेसिकली फंक्शन को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जो हम स्टार्टिंग लेक्चर में पढ़ चुके हुए हैं। उसमें से हमने जॉब डिज़ाइन और वर्कफोर्स एनालिसिस कर लिया हुआ है। वर्कफोर्स डिज़ाइनिंग जो पहला फंक्शन था वो परफॉर्म कर चुके, जो एचआरएम परफॉर्म करती है वो डिस्कस कर चुके हुए हैं। सेकेंड फंक्शन जो हमने कॉम्पिटेंसी मैनेजमेंट के से रिलेटेड स्टार्ट किए हुए थे, जिनमें पहला रिक्रूटमेंट था, वो भी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। आज का जो हमारा फंक्शन है वो है सिलेक्शन, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रिक्रूटमेंट में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि रिक्रूटमेंट बेसिकली क्या होता है, बहुत से जो इंडिविजुअल्स होते हैं या पर्सनस होते हैं वो एप्लीकेशन जमा कराते हैं कंपनी में, जिसको रेज्यूमे पे या सीवी भी कहते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन या फर्म ने ये डिसाइड करना होता है कि वो उनमें से किन एप्लीकेंट को हायर करेगी और किनको नहीं करेगी, क्योंकि सम टाइम थाउजेंड ऑफ पीपल आपके पास एप्लीकेशन दे जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोग, अगर कंपनी की रेपो बहुत अच्छी हो, गुडविल अच्छी हो, तो उसको डेली बेसिस पे सीवीज रिसीव होती हैं। उन इतनी ज़्यादा सीवीज में से ये डिसाइड करना कि कौन सा एप्लीकेंट बेस्ट है, किसको हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इतना इजी, ये सिलेक्शन जो होती है बेसिक इतनी इजी नहीं होती है। कंपनी पूरे प्रोसेस से गुजरती है और फिर लोगों को सेलेक्ट करती है उनमें से। तो बेसिकली सिलेक्शन भी यही प्रोसेस है। सिलेक्शन इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग विच एप्लीकेंट टू हायर, यानी जो इतने लोग हमें एप्लीकेशन, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बहुत से लोगों ने हमने एप्लीकेशन या सीवीज दी थी, उनमें से ये डिसाइड करना कि किस एप्लीकेंट को हायर करना है, उसके लिए जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, ये पूरा प्रोसेस क्या है, उसे सिलेक्शन कहते हैं। अगर एक और तरह से इसको डिफाइन करें तो हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ हायर और नॉन हायर डिसीजन रिगार्डिंग ईच एप्लीकेंट फॉर अ जॉब। वो तमाम एप्लीकेंट जिन्होंने जॉब के लिए एप्लीकेशन दी है उनमें से किसको हायर करना है या नहीं करना है, ये सब हम सिलेक्शन में डिसाइड करते हैं। बेसिकली जब भी मैनेजर सेलेक्ट करते हैं किसी भी एप्लीकेंट को जॉब के लिए, तो वो प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं ना कि जिस एप्लीकेंट को या इंडिविजुअल को हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये आगे चल के कंपनी के लिए अच्छा परफॉर्म करेगा, कंपनी की परफॉर्मेंस बेटर होगी। बेसिकली जब सिलेक्शन क्या है, प्रेडिक्शन है उस पर्टिकुलर एप्लीकेंट के बारे में जिसको हम हायर करेंगे जॉब के अपनी जॉब पे, कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा फ्यूचर में। वरना मैनेजर सेलेक्ट एन एप्लीकेंट फॉर अ जॉब, ही इज प्रेडिक्टिंग दैट द एप्लीकेंट कैन आइदर already do the job or will be able to learn the job and will do it well। या तो होगा कि जो जिस काम के लिए हम उसको हायर कर रहे हैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में वो काम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका होगा, या अगर नहीं किया होगा तो प्रेडिक्शन ये होती है कि अपनी कंपनी में जब इसको हायर करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन इसको हायर करेगी, तो वो आपकी ट्रेनिंग होती है। जब आप किसी भी नई जॉब पे जाते हैं ना, तो वो आपको ट्रेन करते हैं, बताते हैं कि हमारे यहाँ काम कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो आफ्टर ट्रेनिंग फिर कंपनी ये एक्सपेक्ट करती है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगी। बेसिकली सिलेक्शन क्या है, प्रेडिक्शन है उस एप्लीकेंट के बारे में कि फ्यूचर में वो कंपनी के लिए अच्छा कंपनी की परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा, अपना काम लॉयल्टी और हार्ड वर्किंग से परफॉर्म करेगा। नॉर्मली पीपल ये लोगों का ख्याल होता है कि जो सिलेक्शन होती है वो सिर्फ नए एम्प्लॉयज़ को हायर करने से रिलेटेड होती है। सिलेक्शन ऑब्वियसली नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना है ना, कोई भी आपके पास एम्प्लॉय आएगा, किसको रखना है, हायर करना है या नहीं करना, ये सिलेक्शन प्रोसेस है। लेकिन सिर्फ ये नए एम्प्लॉय से रिलेटेड नहीं होती है। सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन जब प्रमोशन करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करती है, तभी सिलेक्शन का प्रोसीजर फॉलो कर रही होती है, किस एम्प्लॉय को प्रमोट करना है, किसको नहीं करना। या अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक एम्प्लॉय जॉब छोड़ जाता है, सपोज मैनेजर जॉब छोड़ गया, अब मैनेजर की जगह किसी एम्प्लॉय को दें, बाहर से हायर करें, तो वो न्यू एम्प्लॉयमेंट, न्यू हायरिंग होगी। या ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय पहले काम कर रहे हैं, उस करंट जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसको उस पोजीशन पे मूव कर दें, प्रमोट कर दें, उसमें भी सिलेक्शन प्रोसीजर फॉलो करती है। किस एम्प्लॉय को उस पार्टिकुलर जो पोजीशन वेकेंट हो या उसको प्रमोट करें और किसको ना करें। ये जो प्रमोशन विद इन द कंपनी होती है, सिलेक्शन विद इन द कंपनी हो रही होती है, उसे कहते हैं इंटरनल सिलेक्शन प्रोसेस होता है ये। अगर आप बाहर से किसी नए एम्प्लॉय को हायर करोगे तो वो एक्सटर्नली आप सेलेक्ट कर रहे होते हो, लेकिन विद इन द कंपनी जो करंट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अगर उनको उस पोजीशन पे मूव कर दो सेलेक्ट करके, तो वो इंटरनल सिलेक्शन होगी। अब सिलेक्शन इतनी ज़रूरी क्यों है, या ये प्रोसेस इतना ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट है? बेसिकली जब आप एम्प्लॉय सेलेक्ट कर रहे होते हो, मैंने भी आपको बताया कि प्रेडिक्शन होती है कि कंपनी की परफॉर्मेंस पे अच्छा इम्पैक्ट लाएंगे।
अगर आपने जो एम्प्लॉय सेलेक्ट किया है वो आपकी जॉब की क्वालिफिकेशन के साथ मैच नहीं करता, ये कंपनी की क्वालिफिकेशन और जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसका स्किल्स उस लेवल मैच नहीं करता, तो क्या करेगा? जब कंपनी वो काम परफॉर्म करेगा, ज़्यादा गलतियाँ करेगा, मिस्टेक्स ज़्यादा होंगी। जब मिस्टेक्स ज़्यादा होंगी कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज करेगी। दूसरे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनका उस एम्प्लॉय का भी मोरल कम होगा, दूसरे एम्प्लॉय का मोरल कम हो जाएगा और अल्टीमेटली कंपनी क्या करेगी? कस्टमर लूज़ कर देगी, मनी लूज़ कर देगी, क्योंकि जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो कंपनी की ओवरऑल एम्प्लॉय की अगर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो कंपनी की भी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। और जो कस्टमर आपके कस्टमर होंगे कंपनी के, वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे कंपनी के साथ और नेक्स्ट टाइम वो आपके साथ काम भी नहीं करना चाहेंगे, तो कस्टमर भी आप लूज़ कर दोगे। इसीलिए सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ये एक क्रूशल स्टेप भी होता है, ये इम्पोर्टेंट क्रिटिकल फंक्शन भी होता है HRM का। कंपनी हायरिंग पॉलिसी में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कंपनी कोई ऐसा शख्स सेलेक्ट करती है जिसकी क्वालिफिकेशन स्किल्स मैच करती हैं उसकी कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके साथ, यानी राइट पर्सन सेलेक्ट किया, तो ऑब्वियसली कंपनी के कस्टमर इंक्रीज करेंगे और अल्टीमेटली कंपनी का प्रॉफिट होगा, क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी। शॉर्टली अगर डिफाइन करें तो आप जब किसी को हायर करते हो, अगर आपने राइट पर्सन हायर किया तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। अगर आपने ऐसा पर्सन हायर किया जिसकी स्किल्स इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है या वो रिक्वायर्ड स्किल्स ही नहीं रखता जो उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है, तो कंपनी के लिए ऑब्वियसली कंपनी की कॉस्ट इंक्रीज करेगा इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द प्रॉफिट। बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन ने फाइंड आउट करना होता है वो पर्सनल जॉब फिट फाइंड आउट करना होता है, यानी आपने ऐसा एम्प्लॉय हायर करना है जिसकी क्वालिफिकेशन कंपनी की रिक्वायरमेंट के साथ मैच कर रही हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन प्रोसेस में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ही यही होती है कि आपने पर्सन जॉब फिट फाइंड आउट करना है। पर्सन जॉब फिट क्या है? देयर इज अ गुड मैच बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉय सच एज नॉलेज, स्किल्स, वैल्यू एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, यानी जो उसका नॉलेज है, उसका स्किल्स हैं, उसकी वैल्यूज़ हैं, जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उनके साथ मैच करेंगे तो ऑब्वियसली वो कंपनी के लिए कंपनी की परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगी, कंपनी के लिए एक अच्छा इजाफा होगा। लेकिन अगर उसकी स्किल्स मैच नहीं करेंगे तो एट द एंड वो कंपनी के लिए एक तरह का लॉस होगा, क्योंकि वो कंपनी की कॉस्ट इंक्रीज कर रहा होगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपने एम्प्लॉय सेलेक्ट कर रहे होंगे, अगर वो प्रोसेस फेयर होगा, रिलायबल होगा, यानी उसके डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को अगर वो मीट कर रहा होगा, तो उसके थ्रू जो हम एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे वो कंपनी के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में हेल्प आउट करेगा, कंपनी के गोल्स मीट करने में हेल्प आउट करेगा। लेकिन अगर सिलेक्शन प्रोसेस स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करता और आप कोई एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेते हो तो वो ऑब्वियसली एट द एंड कंपनी के लिए लॉस का बाइस बनेगा। तो डिफरेंट स्टैंडर्ड है, जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर आप अडॉप्ट करोगे, सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उसे वो सिलेक्शन प्रोसेस अगर इन स्टैंडर्ड को मीट करता है, ये स्टैंडर्ड फुलफिल करता है, तो दैट मीन इसके थ्रू जो एम्प्लॉय सेलेक्ट होगा वो कंपनी के गोल्स अचीव करने में हेल्प आउट करेगा। वो स्टैंडर्ड कौन कौन से जो मीट करने हैं किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस को, वो है रिलायबल, वैलिड एंड अनबाइस्ड। सिलेक्शन बेसिकली क्या है कि आपके जो एप्लीकेंट की कॉम्पिटेंसीज हैं वो आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट के साथ मैच करनी है। तो जो भी सिलेक्शन टूल या प्रोसेस आप यूज़ करोगे उसमें 3 स्टैंडर्ड होने चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, अनबाइस्ड होना चाहिए। अब वन बाय वन स्टैंडर्ड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टैंडर्ड है रिलायबल या रिलायबिलिटी। Reliability is that the extent to which a selection measure yield constant result over time or appropriate. बेसिकली ये है कि जब आपने किसी भी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है, सपोज आप टेस्ट ले रहे हो, टेस्ट के थ्रू का जो एम्प्लॉय टेस्ट पास करेगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। आपने टेस्ट दे दिया। अब अगर रिलायबिलिटी ये कहती है कि अगर आपने आज एम्प्लॉय से एक टेस्ट लिया है, सपोज उसके मार्क्स 100 में से 70 आए हैं और आप एक वीक बाद उससे, एक हफ्ते बाद उसे टेस्ट दोबारा लेते हो, फिर भी उसके मार्क्स 70 आए या अराउंड अबाउट 70 आए, 70 या 75 तक आए, तो हमने कहा फिर वो टेस्ट रिलायबल होगा। रिलायबिलिटी ये कहती है जो भी मैयर आप अडॉप्ट करो, जब भी वो मैयर परफॉर्म करो, यानी अगर टेस्ट के थ्रू आप एम्प्लॉय सेलेक्ट कर रहे हो या इंटरव्यू के थ्रू एम्प्लॉय सेलेक्ट कर रहे हो, तो हर मरतबा जो एम्प्लॉय का रिजल्ट हो वो
सेम नहीं सिमिलर ज़रूर होना चाहिए, मतलब अराउंड अबाउट होना चाहिए, तो आपका जो सिलेक्शन का मैयर है वो रिलायबल होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, अगर हमने एम्प्लॉय का टेस्ट लिया, उसके 70 मार्क्स आए हैं, एक हफ्ते बाद अगर उसका टेस्ट लें, उसके हमने कहा 72 आ गए, फिर एक वीक बाद लें 73 आ गए, या फिर 70 पे आ गए उसके मार्क्स, तो हमने कहा वो जो टेस्ट है वो रिलायबल है। लेकिन अगर आपने आज उसका मार्क्स लिए हैं, टेस्ट लिया, उसके मार्क्स 50 आए हैं, एक वीक बाद लिया, उसके मार्क्स 90 हो गए हैं, तो हमने कहा जो आपका टेस्ट है वो रिलायबल नहीं है। अगर इस टेस्ट के थ्रू आप एम्प्लॉय सेलेक्ट करोगे, जो एम्प्लॉय यानी ये टेस्ट पास करेगा उसको सिलेक्ट करोगे, तो वो आपका जो एम्प्लॉय आप चूज़ कर रहे हो वो हो सकता है कि आपकी कंपनी के लिए कॉस्ट का बायस बने इंस्टेड ऑफ बेनिफिट। रिलायबिलिटी दो तरह से देखेंगे सिलेक्शन में। पहली ये कि आपका टेस्ट रिलायबल होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर नीड टू बी रिलायबल ओवर टाइम, यानी हर दफ़ा अगर टेस्ट लो, टेस्ट और डी टेस्ट के भी इसको टेस्ट डी टेस्ट रिलायबिलिटी भी कहते हैं, यानी अगर टेस्ट लिया है हर दफ़ा तो उसका रिजल्ट सिमिलर आना चाहिए। और दूसरी तो रिलायबिलिटी होनी चाहिए वो आपकी रिलायबिलिटी क्रॉस रेटर, यानी जो टेस्ट ले रहा है, जो एम्प्लॉय का रेट कर रहा है किसी भी एम्प्लॉय को। सपोज अगर 3 लोग किसी शख्स का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो तीनों जो उससे क्वेश्चंस करें वो तीनों क्वेश्चन सेम होने चाहिए। उनके आंसर जो उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तीनों चाह रहे हैं कि वो जो आंसर करे वो तीनों के आंसर सेम मैच करने चाहिए। अगर ऐसा ही होगा तो हम कहेंगे कि जो रिलायबिलिटी है। लेकिन अगर कहें कि तीनों जो इंटरव्यू करने वाले 3 लोग हैं, तीनों अलग-अलग क्वेश्चंस पूछें, तीनों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अलग-अलग आंसर करे उस क्वेश्चंस को, तो वो अपनी तरह से उसको रेट करेंगे। जब उनकी रेटिंग डिफरेंट, तीनों की रेटिंग डिफरेंट होगी, तो हम कहेंगे कि वो अब जो रेटर की तरफ से रिलायबल नहीं है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर रिलायबल 2 वेज में होना चाहिए। पहली बात तो ये कि ओवर टाइम होना चाहिए, यानी टेस्ट दोबारा भी अगर वो दे टेस्ट री टेस्ट रिलायबिलिटी, वो दोबारा भी टेस्ट दे तो उसका रिजल्ट सिमिलर होना चाहिए, और रेटर की तरफ से भी वो रिलायबल होना चाहिए। वैलिडिटी मीन दैट कि आपका सिलेक्शन जो प्रोसीजर है वो वही मैयर कर रहा हो जो मैयर करने के लिए उसको बनाया गया। द एक्सटेंट टू विच सिलेक्शन प्रोसीजर मैयर व्हाट इज एक्सपोज टू बी मैयर एंड व्हाट इट डज सो। सपोज कि अगर आपने एक अकाउंटेंट हायर करना है और आप उसका टेस्ट लो, तो ऑब्वियसली वो टेस्ट जो लोगे वो अकाउंटिंग से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि वो उसकी अकाउंटिंग नॉलेज को मैयर कर रहा होगा। या अगर पर्सनैलिटी टेस्ट आप ले रहे हो तो पर्सनैलिटी स्किल्स को ही मैयर करना चाहिए। सपोज अगर इसकी एग्जाम्पल्स के थ्रू हम करें कि एक एम्प्लॉई है, कंपनी ने उसको कस्टमर सर्विस के लिए हायर करना है, कंपनी ने उसका टेस्ट लिया, उसके टेस्ट में स्कोर आया 70, एक वीक बाद लिया, फिर उसके टेस्ट में स्कोर आया 72, दैट मीन कि टेस्ट रिलायबल है, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो रिलायबल है। अब वैलिड है कि नहीं है, हमने कहा जो क्वेश्चंस टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो अकाउंटिंग नॉलेज को टेस्ट कर रहे थे, यानी वो अकाउंटिंग से रिलेटेड थे, जबकि हमें किससे रिलेटेड चाहिए थे, कस्टमर स्किल से रिलेटेड चाहिए थे ना, कस्टमर सर्विसेज, यानी अपने कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड रखिएगा। तो टेस्ट रिलायबल तो था लेकिन वैलिड नहीं था, क्योंकि हम उसकी कस्टमर सर्विस स्किल्स को मैयर करना चाह रहे थे, जबकि टेस्ट तो अकाउंटिंग स्किल्स को मैयर कर रहा था। तो हमने जब ये देखना है कि जो हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर है वो एक तो रिलायबल भी हो, दूसरा वैलिड भी हो, यानी वो उसी चीज़ को मैयर करना चाह रहा हो जिसके लिए उसको अपॉइंट किया जाएगा। जो थर्ड स्टैंडर्ड किसी भी सिलेक्शन प्रोसीजर को मीट करना चाहिए वो है अनबाइस्ड। किसी भी सिलेक्शन मैयर्स को, प्रोसीजर्स को रिलायबल वैलिड होने के साथ अनबाइस्ड भी होना जरूरत पड़ता है। बाइसनेस बेसिकली क्या है कि जब आप किसी भी पर्सन के अगर उसने टेस्ट दिया है या इंटरव्यू दिया है, आप उसके रिजल्ट को नहीं देख रहे हो, आपने अपने व्यू पॉइंट की बेसिस पे उसको रेट कर रहे हो, उसको मार्क्स दे रहे हो, तो कहते हैं उससे बाइसनेस कहते हैं। तो बाइसनेस कब अक्कर होती है जब आपके पर्सनल व्यूज होते हैं, आप उनकी बेसिस पे किसी को रेट करना शुरू कर दो। तो किसी भी सिलेक्शन प्रोसीजर में बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, अनबाइस्ड होना चाहिए, यानी किसी भी पर्सनल जो व्यूज होते हैं वो उसके टेस्ट के मार्क्स को या इंटरव्यू के मार्क्स पे अफेक्ट ना कर रहे हों। Biasness occur when personal views are allowed to affect the outcomes of decision making process rather than the decision being based on the result of a selection। मैयर्स की बेस पे आप उसको मैयर करने के बजाय आप उसे अपने पर्सनल व्यूज की बेस पे मैयर करना शुरू कर। सपोज एक कंपनी ने टेस्ट हायर किया, एम्प्लॉय से टेस्ट लिया और इंटरव्यू भी लिया। एक एम्प्लॉय ए था, उसका टेस्ट में स्कोर बहुत बुरा था, लेकिन उसकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छी थी, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। तो इंटरव्यू क्या जो शख्स इंटरव्यू कर रहा है उसने उसको फिर भी वो हायर करना चाह रहा है, हालांकि उसके टेस्ट में परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी। तो अब जो इंटरव्यू है वो अपना जो इंटरव्यू हो रहा है वो अपना डिसीजन किस बेस पे कर रहा है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस या पर्सनालिटी की बेस पे कर रहा है ना, जबकि
उसको सिलेक्शन करने का जो मेजर था वो तो टेस्ट था, और टेस्ट का रिजल्ट बहुत बुरा था, उसको हायर उस टेस्ट रिजल्ट की बेस पे करना चाहिए था। तो हमने कहा जब उसको उस बेस को छोड़ के पर्सनल व्यूज़ को देखते हुए या उसके पर्सनल फीचर्स को, फिजिकल फीचर्स को देखते हुए उसको हायर कर रहा है, तो अब वो बाइस्ड हो रहा है। इसीलिए सिलेक्शन मेजर में वो अनबाइस्ड होना चाहिए। ये तीनों फीचर्स होने चाहिए किसी भी सिलेक्शन मेजर में। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, यानी किसी भी एम्प्लॉय को जब सेलेक्ट करना है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं। Selection is a process of choosing from a group of applicant those individual best suited for a particular position. Basically selection process क्या है, आपके पास इतने ज़्यादा लोगों ने एप्लीकेशन दी है, सीवी दी है, उसमें से बेस्ट इंडिविजुअल आपने चूज़ करना है जो आपकी उस जॉब के साथ मैच कर रहा हो। बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस में हम किसी पर्सन या एप्लीकेंट को जज नहीं कर रहे होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, एप्लीकेंट के स्किल्स या नॉलेज को अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के साथ मैच करके देख रहे होते हैं कि कौन फिट बैठता है, इसका मैच सबसे फिट आता है, यानी पर्सन जॉब फिट ढूंढ रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे होते हैं। स्टेप्स क्या फॉलो किए जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। बेसिकली कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रिलिमिनरी इंटरव्यू रख लेते हो कैंडिडेट की, फिर उसके बाद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ली जाती है, रेज्यूमे के थ्रू वो देता है, और एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं जो फॉलो कर रहे होते हैं। एम्प्लॉयमेंट के फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होते हैं, टेस्ट होते हैं, रेफरेंस या बैकग्राउंड चेक होता है, उसके कंडीशनल जॉब ऑफर होती है, और डिफरेंट और स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन इन सारे स्टेप्स को फॉलो करे। कुछ स्टेप्स स्किप भी किए जा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट पे है, वो चाहे तो कुछ स्टेप्स स्किप कर दे, चाहे तो सारे स्टेप वन बाय वन परफॉर्म करें। हम वन बाय वन सारे स्टेप्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनिशियल स्क्रीनिंग होती है, एप्लीकेशन ब्लैंक, देन प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग होती है, डिफरेंट टाइप के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर बैकग्राउंड चेक्स होते हैं, कंडीशनल जॉब ऑफर होती है, मेडिकल एग्जामिनेशन या ड्रग टेस्ट किया जाता है, और फाइनल सिलेक्शन डिसीजन किया जाता है, उसके बाद एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया जाता है। ये वो पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी इंडिविजुअल गुजरता है और उसको एट द एंड जॉब ऑफर की जाती है। अब हम इस पूरे प्रोसेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं, एक एक स्टेप को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनिशियल स्क्रीनिंग। इनिशियल स्क्रीनिंग का बेसिकली पर्पस ये होता है कि वो इंडिविजुअल्स या एप्लीकेंट जिन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है वो आपकी जॉब रिक्वायरमेंट के साथ मैच नहीं करती है, तो आप उन्हें सिंपली उनकी एप्लीकेशन बाहर निकाल दो। उन लोगों को सिलेक्शन प्रोसीजर में फर्दर मूव मत करो। सिलेक्शन प्रोसेस often begin with the initial screening of applicant to remove individuals who obviously do not meet the position requirement. बेसिकली इस लेवल पे आप कुछ क्वेश्चंस पूछते हो या आप रेज्यूमे देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये लोग हमारी रिक्वायरमेंट के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सीवी देख के आप देख लेते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपके कॉलेज की बात करें, आपके कॉलेज ने लेक्चरार के लिए एडवर्टीजमेंट दी कि उन्हें लेक्चरार की ज़रूरत है अकाउंटिंग के लिए। अब जब उन्होंने लेक्चरार के लिए पोस्ट के लिए अनाउंस किया तो हमने कहा बहुत से लोग सीवी जमा करा के जाएंगे। सपोज अगर सिंपली बात करें, हमने कहा 25 लोग सीवी दे के गए हैं। अब 25 लोगों में से आपने सबसे पहले, अब हमने सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, हमारे पास सीवीज आ गई, यानी हमारे पास रिक्वायरमेंट पूल जो भी था वो आ गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, आप सारी सीवीज देखेंगे हमें किस चीज़ के लिए टीचर रिक्वायर्ड है। अकाउंटिंग के लिए हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग वो सीवी दे के गए हों जिनका एमफिल बायोलॉजी में हो, कुछ हो सकता है वो लोग भी सीवी ड्रॉप कर गए हों जिन्होंने एमफिल फिजिक्स में किया हो या केमिस्ट्री में किया हो। ऑब्वियसली वो हमारी पोजीशन की रिक्वायरमेंट के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, हमें तो अकाउंटिंग के लिए टीचर रिक्वायर्ड है। तो इनिशियल स्क्रीनिंग प्रोसेस में हम सिंपली क्या करेंगे, वो लोग जो फिजिक्स केमिस्ट्री या किसी और सब्जेक्ट में पीएचडी होल्डर है या एमफिल किया हुआ है, उनकी एप्लीकेशन को बाहर निकाल देंगे, यानी उन्हें अपने सिलेक्शन प्रोसीजर में फर्दर मूव नहीं करेंगे, इनिशियल स्क्रीनिंग में उन्हें रिमूव कर देंगे। बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन नंबर को कम करते हो, आप वो लोग निकालते जो आपकी रिक्वायरमेंट के साथ मैच कर रहे होते हैं, उनको फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर में मूव करते हैं, जो मैच नहीं करते उन्हें बाहर निकालते जाते हैं। अब स्क्रीनिंग करने के लिए क्या सोर्स यूज़ करें, कैसे पता चलेगा कि कोई शख्स इस जॉब के लिए क्वालिफिकेशन रखता है या नहीं रखता। पर्सनल रेज्यूमे या सीवी बेसिकली मेन सोर्स होती है जिसको हम यूज़ करते हैं इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए। डिफरेंट उसमें सीवीज में हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन शामिल होती हैं, आपकी एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन हिस्ट्री शामिल होती है। जब आप सीवी बना रहे होते हैं अपनी एजुकेशन के बारे में बताते हो, ऑलरेडी कहाँ जॉब की हुई है वही उसके बारे में बताते हो। करेक्टर की एवेल्यूएशन हो जाती है, जॉब परफॉर्मेंस अगर ऑलरेडी कहीं और जॉब कर रहे हो
तो उसके बारे में भी आप कर रहे हैं या की हुई है पहले, उसके बारे में भी आप रेफरेंस देते हो और उसके थ्रू भी आपकी एवेल्यूएशन हो जाती है। इनिशियल स्क्रीनिंग में एक तो हम बेसिक जो सोर्स होता है कि हम सीवी के थ्रू कर लें, स्क्रीनिंग कर लें, यानी सीवी के थ्रू उसकी सीवी देख के अंदाज़ा हो सकता है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट के साथ मैच करता है कि नहीं करता। दूसरा जो सोर्स हम यूज़ कर सकते हैं वो इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जा सकते हैं इनिशियल स्क्रीनिंग लेवल पे भी। उसमें क्या करते हैं, आप एप्लीकेंट को इंटरव्यू के लिए कॉल करते हो, जो सीवी या रेज्यूमे में जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है उसको वेरीफाई कर रहे होते हैं। बेसिकली 30 मिनट के शॉर्ट इंटरव्यू होते हैं, ऑलमोस्ट 30 मिनट के। बेसिकली काम उन इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना होता है जो स्क्रीनिंग प्रोसेस में जो हमारे सीवी में हमें दी होती हैं, एप्लीकेशन जो आई होती हैं उसमें जो एम्प्लॉयज़ ने प्रोवाइड की होती हैं। स्क्रीनिंग प्रोसेस क्यों ज़रूरी होती है, इतना ये प्रोसेस क्यों इम्पोर्टेंट है और एडवांटेजेस क्या हैं। बेसिकली जब हम स्क्रीनिंग प्रॉपरली या सक्सेसफुली परफॉर्म करते हैं तो वो एप्लीकेंट जो हमारी क्वालिफिकेशन के साथ मैच नहीं करते हैं, हम उन्हें सिलेक्शन प्रोसेस में फर्दर मूव नहीं कराते, जिससे हमारा टाइम, हमारी एफर्ट की भी बचत हो जाती है और हमारी मनी भी कंज्यूम नहीं होती। देखो, अगर वो लोग जो हमारी रिक्वायरमेंट के साथ मैच नहीं करते हैं, अगर हम स्क्रीनिंग ना करें, यानी फिजिक्स वाले को भी रखते जाएँ, केमिस्ट्री वाले को भी रखते जाएँ, फिर उनका टेस्ट कंडक्ट करें, फिर इंटरव्यू लें, फिर हमें जाकर पता चले कि इनकी तो रिक्वायरमेंट हमारी जॉब के साथ मैच ही नहीं करती, तो हमारा टाइम भी कंज्यूम होना, लोगों को इंटरव्यू भी करना, उनका टेस्ट भी कंडक्ट करना, उसको चेकिंग भी होना। इसीलिए जब इनिशियल लेवल पे स्क्रीनिंग कर ली जाती है तो हमने तो वो एप्लीकेशन पहले ही बाहर निकाल दी जो मैच ही नहीं करती थी, तो हमारा टाइम भी सेव हो गया, हमारी मनी भी सेव हो गई। और वो कंपनीज जिनका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, वो स्क्रीनिंग पे बहुत ज़्यादा एफर्ट करती हैं ताकि उनकी कॉस्ट कम हो सके। सेकेंड स्टेप, एप्लीकेशन ब्लैंक या रिव्यू एप्लीकेशन। बेसिकली क्या होता है, आप इंडिविजुअल्स को जिन्हें हम इनिशियल स्क्रीनिंग के थ्रू जिनको हमने सेलेक्ट कर लिया है, उनसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा लो एम्प्लॉयमेंट के लिए। बेसिकली क्या, फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ एन इंडिविजुअल एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। इनिशियल स्क्रीनिंग के थ्रू अब जो एम्प्लॉय सेलेक्ट हो गए हैं, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय है ना हमारे, हो सकता है कि फ्यूचर में हमारे एम्प्लॉय बन जाए जो भी सेलेक्ट होगा, अब हम उनसे एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा लें। बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन फॉर्म के अंदर होती हैं, ये हर ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्म टू फॉर्म वेरी कर सकती हैं। फॉर्म बेसिकली क्या होता है, रिकॉर्ड होता है कंपनी के पास और ये वेरीफाई कर रहा होता है जो भी डाटा उसने अपनी सीवी में प्रोवाइड किया, उसकी वेरिफिकेशन होती है, और जो भी क्योंकि कैंडिडेट उसको खुद फिल कर रहा होता है, तो ये फॉर्म की इंफॉर्मेशन नीड्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है और इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर रहा होता है। ये बेसिकली ये फॉर्म इसके फिल करने का, रिफ्लेक्ट करने का ये पर्पज होता है। जो थर्ड स्टेप इन्वॉल्व होता है सिलेक्शन प्रोसीजर में, वो है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। यानी इनिशियल स्क्रीनिंग हो गई, एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर लिया, अब जो एम्प्लॉय हमारे बचे हैं जो पहले 2 स्टेप से आगे मूव किया इन्होंने, अब उनका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। टेस्ट जो बेसिकली है वैल्यूएबल वे होता है, किसी भी इंडिविजुअल की नॉलेज को, उसके स्किल्स को मेजर करने का बेस्ट वे होता है टेस्ट जो होता है। 100 ऑफ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल या एम्प्लॉय की डिफरेंट डायमेंशन या बिहेवियर को मेजर कर रहे होते हैं। टेस्ट जो होते हैं वो बेसिकली अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को मेजर कर रहे होते हैं, नॉलेज, फिजिकल एबिलिटीज़, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, टेम्परामेंट और दूसरे एटीट्यूड या बिहेवियर को मेजर कर रहे होते हैं। मोस्टली टेस्ट जो सबसे ज़्यादा कंडक्ट किए जाते हैं वो पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट जॉब में कंडक्ट किए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में इतने टेस्ट कंडक्ट नहीं किए जाते, वो इंटरव्यूज़ पे ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं। आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब देख लो, आप सीएसएस का एग्ज़ाम देख लो, पीएमएस का देख लो, या कोई सी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में कोई भी जॉब आएगी, उसके साथ आपको टेस्ट लाजमी देना पड़ेगा। पहले आप टेस्ट क्लियर करोगे, फिर इंटरव्यू में मूव करोगे, उसके बाद फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होगा। यानी टेस्ट किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट जॉब के लिए अब तो मस्ट बन चुका हुआ है। स्टेट बैंक की जॉब देख लो, उधर अगर आपने जॉब करनी है तो आपको टेस्ट पास करना पड़ेगा। किसी भी गवर्नमेंट के किसी और डिपार्टमेंट में जॉब आती है, हेल्थ डिपार्टमेंट में आती है, रेलवे में आती है या डिफेंस डिपार्टमेंट में, आपको पहले टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप टेस्ट क्लियर करते हो फिर आप फर्दर इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे। तो टेस्ट सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर में यूज़ होते हैं, प्राइवेट में यूज़ करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता जितना पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट जॉब्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और मीडियम साइज और लार्ज कंपनीज में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। और ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो बाकायदा अपना जो टेस्ट सिस्टम होता है वो किसी एजेंसीज को हायर कर लेती हैं कि वो उनके बिहाफ पे टेस्ट परफॉर्म करें। जैसे स्टेट बैंक का जो टेस्ट है समटाइम एनटीएस परफॉर्म कर रहा होता है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस।
एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर टेस्ट की बात करें कि क्या टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्ट पे रिलाई करना बेनिफिशियल है कि नहीं है। सिलेक्शन अगर टेस्टिंग के थ्रू हो तो रिलायबल भी सम टाइम होती है, क्योंकि सिलेक्शन के थ्रू टेस्ट के थ्रू आपको पता चल जाता है कि कौन सा पर्सन ये एम्प्लॉय क्वालिफाइड है उस पार्टिकुलर जॉब के लिए, स्किल्स रखता है बेसिकली, क्योंकि टेस्ट जो होता है वो आपकी स्किल्स को मेजर कर रहा होता है ना, एबिलिटीज़ को मेजर कर रहा होता है पार्टिकुलर जॉब से रिलेटेड। स्किल्स को तो ये मेजर कर रहा होता है, हमने कहा एक बेनिफिट तो ये कि ये बता देता है कोई भी शख्स की एबिलिटी क्या जॉब को परफॉर्म करने की, उसके रिलेटेड तो ये सक्सेसफुल है, लेकिन ये नहीं बताता कि पर्सन कितना विलिंग कितना है उस पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने में। जब यानी टेस्ट ने किया तो बता दें इसके पास स्किल्स हैं, लेकिन ये नहीं बताएगा कि जब पार्टिकुलर पर्सन हम जॉब पे हायर करेंगे तो तभी इतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं परफॉर्म करेगा। और जो एक और इशू प्रॉब्लम एसोसिएटेड है टेस्ट के साथ वो ये है कि आप इसके थ्रू किसी पर्सन की होनेस्टी को मेजर नहीं कर सकते, यानी पार्टिकुलर पर्सन कितना होनेस्ट है तो उसके होनेस्टी को मेजर करना, उसके इंटरेस्ट को मेजर करना समटाइम डिफिकल्ट होता है टेस्ट के थ्रू। डिफरेंट अगर टाइप्स की बात करें कि किस टाइप के एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, हर पर्सन स्किल्स डिफरेंट होती हैं, हर जॉब की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहला है कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप बेसिकली किसी पर्सन की या इंडिविजुअल की लर्निंग एबिलिटी को मेजर करते हो और जॉब परफॉर्मिंग एबिलिटी को मेजर कर रहे होते हैं कि उसकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी है, किसी चीज़ को कितनी जल्दी लर्न करना है, क्विक लर्न करता है, उससे आप अंदाज़ा लगाते हो कि अपनी जॉब पे कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। साइकोमोटर एबिलिटी टेस्ट, बेसिकली इस टाइप के टेस्ट को आप किसी पर्सन की स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, डिस्पेरिटी वगैरह को मेजर करने के लिए यूज़ करते हो। बेसिकली ये यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन जॉब से रिलेटेड, यानी कोई भी पर्सन अपने काम में कितना परफेक्ट है, कितना हुनरमंद कितना उस पार्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। कुछ ऑफिस जॉब को भी मेजर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जॉब नॉलेज टेस्ट बेसिकली जॉब से रिलेटेड किसी भी पर्सन की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उस पार्टिकुलर जॉब जिसके लिए वो अप्लाई कर रहा है उस जॉब को उसको कितना नॉलेज है, उसकी ड्यूटीज़ के बारे में वो कितना जानता है, तो उसको टेस्ट करने के लिए इस टाइप के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। वर्क सैंपल टेस्ट, इस टेस्ट में बेसिकली एप्लीकेंट या एम्प्लॉय ने जॉब पे जो भी काम परफॉर्म करना होता है उसमें से कोई एक काम या डिफरेंट टास्क जो या उस सेट आप क्या देते हो उसको दे देते हो कि वो पार्टिकुलर जॉब पे उस टास्क को कैसे परफॉर्म करेगा आप उन्हें वो दे देते हो। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हो कि ये टास्क है, अब इसको कैसे परफॉर्म करना है, उससे रिलेटेड ये टेस्ट होता है। बेसिकली इसका पर्पज़ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वैलिड होता है, क्योंकि जो काम उसने परफॉर्म करना है उसी से रिलेटेड आप उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो ये एप्लीकेंट के लिए भी एक्सेप्टेबल होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि उसके थ्रू आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये अपनी जॉब पे कैसा परफॉर्म करेगा। वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट में बेसिकली उस पार्टिकुलर ऑक्यूपेशन में जिसमें वो पर्सन इंटरेस्टेड होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि जब जिस पार्टिकुलर फील्ड या जॉब में वो इंटरेस्टेड है वो उससे सेटिस्फाइड भी ज़्यादा होगा, परफॉर्म भी अच्छा करेगा। पर्सनैलिटी टेस्ट बेसिकली किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को जानने के लिए किया जाता है। ये ज़्यादा रिलायबल भी नहीं होते हैं, रिलायबिलिटी कम होती है और वैलिडिटी भी इनकी कम होती है, क्योंकि जो डिफरेंट टेस्ट पर्सनैलिटी परफॉर्म कर रहे होते हैं उसमें आपको जो कैंडिडेट आंसर कर रहा होता है उसको प्रेडिक्ट करते हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर डिकोड करने पड़ते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। ये सब्जेक्टिव मैटर के टेस्ट होते हैं, तो इसलिए इसकी इतने ज़्यादा ये यूज़ भी नहीं किए जाते हैं और क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं ताकि उस जो उसको कैंडिडेट या एम्प्लॉय ने आंसर किया उसको उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकें साइकोलॉजिस्ट। ड्रग और अल्कोहल टेस्ट भी किए जाते हैं, क्योंकि ये वर्क की सेफ्टी और सिक्योरिटी और प्रोडक्टिविटी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि जिसे एम्प्लॉय को आप हायर कर या पर्सन को हायर करने जा रहे हो वो ड्रग वगैरह में तो इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि अगर वो इन्वॉल्व होगा तो बेसिकली वो काम भी सही नहीं करेगा और आपके वर्क प्लेस की सेफ्टी भी खतरे में होगी। फिर हमारे पास आता है जेनेटिक टेस्टिंग। डिफरेंट टाइप की जेनेटिक डिजीज़ आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रही हैं, तो अपने जो भी एम्प्लॉय को आप हायर करना चाह रहे हो उसका उनकी डिजीज़ से रिलेटेड आप या जेनेटिक टेस्टिंग परफॉर्म कर लेते हो ताकि उसको कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है जो आपके वर्क प्लेस पे दूसरे लोग काम कर रहे हैं उनके लिए नुकसान का बाइस बने। होनेस्टी टेस्ट बेसिकली इनका पर्पज़ ये होता है कि आप ये लाई डिटेक्टर की तरह काम करते हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि पार्टिकुलर पर्सन जिसको हम अपनी जॉब के लिए हायर कर रहे हैं
उसका एटीट्यूड कैसा है, क्या वो थेफ्ट की तरफ इन्वॉल्व हो जाता है जल्दी, डिसऑनेस्ट तो नहीं है, एम्बेजलमेंट तो नहीं करेगा। अगर हम अपने पैसा भी उसके हैंडल करना उसको करना पड़े, अगर वो एक काम परफॉर्म कर रहा है उसको मनी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैंडल करनी पड़े, तो कल को वो धोखा तो नहीं देगा। तो बेसिकली इसलिए परफॉर्म किए जाते हैं। इंटरनेट टेस्टिंग बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। बेसिक आप इंटरनेट के थ्रू आप अपने एप्लीकेंट के डिफरेंट स्किल्स को मेजर कर सकते हो। टेस्टिंग के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है जॉब इंटरव्यूज़ या एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज़। टेस्ट के थ्रू जो लोग एम्प्लॉय हमने सेलेक्ट कर लिए, अब उनका इंटरव्यूज़ कंडक्ट किया जाता है। इंटरव्यूज़ बेसिकली ये कन्वर्सेशन होती है इंटरव्यूअर के दरमियान और एप्लीकेंट के दरमियान। आप इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते हो बेसिकली आपस में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस स्टेज पे जो एप्लीकेंट आते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग कैंडिडेट होते हैं और उन्हीं में से आपको कोई ना कोई अपनी जॉब के लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। जब इंटरव्यू आप प्लान कर रहे हो, यानी किसी भी इंटरव्यू प्लानिंग के दौरान जो एम्प्लॉयमेंट के इंटरव्यू होते हैं, डिफरेंट आपको जो इंटरव्यूअर है उसको डिफरेंट चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात कि जो फिजिकल लोकेशन है जहाँ पे आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो वो प्लेजेंट होनी चाहिए, प्राइवेट होनी चाहिए। ये नहीं है कि बार बार कोई शख्स अंदर आ रहा है कोई बाहर जा रहा है, आप इंटरप्ट हो गए और आपकी जो इंटरव्यू होगा और एप्लीकेंट दोनों इरिटेट होंगे। फिर दूसरी बात कि जो शख्स इंटरव्यू ले रहा है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए। वो एप्लीकेंट की क्वालिफिकेशन से फेमिलियर होना चाहिए और जब वो डाटा कलेक्ट करे या वो इतनी उसकी कैपेबिलिटी हो या एबिलिटी हो कि कैंडिडेट को देख के उसके साथ कम्युनिकेट करके उसकी एबिलिटीज़ को भी जज कर सके कि आइदर ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। और जब भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो या इंटरव्यू कंडक्ट करो तो आपको हर एप्लीकेंट की जॉब प्रोफाइल होनी चाहिए आपके पास और जॉब डिस्क्रिप्शन भी होनी चाहिए, टास्क क्या परफॉर्म करने और इसके बाद वो स्किल्स हैं कि नहीं है। किसी भी जॉब इंटरव्यू में डिफरेंट कंटेंट होने चाहिए, यानी कोई भी जॉब इंटरव्यू आप कंडक्ट करो वो इन तमाम एरिया को कवर कर रहा हो, यानी ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस क्या है, उसका एकेडमिक अचीवमेंट कौन कौन सी उस पर्सन की जो कैंडिडेट आया है, इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है, पर्सनल क्वालिटीज़ क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल के साथ फिट क्या है उसका, ये इन तमाम एरिया से रिलेटेड कंटेंट मौजूद होना चाहिए इंटरव्यूज़ में कि क्वेश्चंस में, ताकि आप जो कैंडिडेट सेलेक्ट करो वो बेस्ट मैच हो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के साथ। इंटरव्यूज़ की अगर टाइप्स की बात करें तो इंटरव्यूज़ को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अनस्ट्रक्चर्ड या नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यूज़। किसी भी जो शख्स इंटरव्यू कर रहा है, इंटरव्यूअर है जो, उसे ये आइडिया बेसिकली होता है कि कोई किसी भी सक्सेसफुल इंटरव्यू में या कोई भी इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जॉब से रिलेटेड कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो उसे अपने कैंडिडेट से पूछनी है और वो इन क्वेश्चंस को अपने कैंडिडेट से पूछे। कोई डिफाइंड फॉर्मेट नहीं होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में और तमाम जो शख्स इंटरव्यू कर रहा है वो हर कैंडिडेट से डिफरेंट क्वेश्चंस भी कर सकता है। जरूरी नहीं कि वो सबसे सेम क्वेश्चंस करे, डिफरेंट क्वेश्चंस करेगा। कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई क्वेश्चन पहले पूछ सकता है, कोई बाद में पूछ सकता है, जैसे उसका दिल चाहे। बेसिकली ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें जो पूछा जाता है कोई ऑप्शंस नहीं आपको दी जाती कि ABCN में से चूज करो। इस टाइप के इंटरव्यू में बेसिकली जो एप्लीकेंट आया है उसको इनकरेज किया जाता है कि वो अपने बारे में बताए, जॉब के बारे में बताए, जो भी वो जानता है उसके बारे में उसको इनकरेज करना ताकि वो जो शख्स इंटरव्यू ले रहे हो उसके साथ वो फ्रेंडली वे में टॉक कर सकें। सबसे मेन चीज़ जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में होती है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, यानी उसके पास कोई सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं लिखे होते, पेपर पे कोई क्वेश्चन नहीं है कि पहले ये क्वेश्चन पूछेगा फिर ये पूछेगा फिर ये पूछेगा, ABC नहीं लिखा होता। इंटरव्यूअर का दिल चाहे वो जो सा मर्जी क्वेश्चन पूछे, ज़रूरी नहीं कि जो दूसरा कैंडिडेट आएगा उसे वो सेम क्वेश्चन पूछे, वो डिफरेंट क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन वो ऑब्वियसली उसकी जॉब से रिलेटेड होंगे, उसकी नॉलेज को टेस्ट कर रहे होंगे। दूसरा हमारे पास जो आता है दूसरे टाइप का इंटरव्यू हुआ है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें सेट ऑफ ये सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, यानी एक पेपर पे सारे क्वेश्चन लिखे होते हैं जॉब से रिलेटेड और हर एप्लीकेंट से सेम क्वेश्चंस पूछ रहा होता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में बेसिकली 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं: सिचुएशनल क्वेश्चंस, जॉब नॉलेज क्वेश्चन, जॉब सैंपल सिमुलेशन क्वेश्चंस और वर्कर रिक्वायरमेंट क्वेश्चंस। सिचुएशनल क्वेश्चंस में बेसिकली वो क्या करता है कि आपको कोई हाइपोथेटिकल जॉब सिचुएशन दे देता है, यानी सपोज अगर आप जॉब कर रहे हैं और कस्टमर आपके पास है, उसने बदतमीजी करना शुरू कर दिया, तो आप इस सिचुएशन को कैसे डील करोगे। वो इस टाइप के क्वेश्चन अपने एप्लीकेंट से पूछता है कि वो कैसे डील करेगा। इस जॉब नॉलेज क्वेश्चन में जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जॉब सैंपल क्वेश्चंस में
इसमें क्या करता है कि वो कोई ऐसा टास्क आपको एम्प्लॉय को दे देता है कि अगर अब ये टास्क है, आपके पास कस्टमर आ गया, अब आप इसको हैंडल करो। सिचुएशन में डिफरेंट था, उसने आपको सिचुएशन दी थी और उसमें आपको डील करने का पूछा था। जॉब सैंपल में क्या आपको उसने काम पे बिठा दिया, अब मुझे ये काम परफॉर्म करके दिखाओ। वर्क रिक्वायरमेंट क्वेश्चंस में इसमें बेसिकली वो एप्लीकेंट की विलिंगनेस जानना चाह रहा होता है जॉब की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। जो थर्ड टाइप है वो हमारे पास है बिहेवियर डिस्क्रिप्शन इंटरव्यू। ये बेसिकली स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की टाइप होती है। इसमें जो बेसिकली कैंडिडेट से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो उसके पास बिहेवियर को शो कर रहे होते हैं किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में। इसमें मोस्टली क्या करते हैं, जो इंटरव्यूअर होता है वो ऐसी सिचुएशन, वो एप्लीकेंट के बारे में जजमेंट से अवॉइड करता है। यानी अगर हम मोस्टली किसी पर्सन को देखते हैं, हम फॉरनली जज करना शुरू कर देते हैं, ऐसा होगा, इसकी पर्सनैलिटी ये है, तो बेसिकली इसमें उस चीज़ से अवॉइड किया जाता है। बेंचमार्क, आप जब क्वेश्चंस पूछते हो बेंचमार्क होता है, यानी उसका आंसर क्या होगा। बेसिकली जो सक्सेसफुल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके आंसर के अकॉर्डिंग भी उसकी रेटिंग की जाती है। और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिकली जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। सिचुएशनल इंटरव्यू में क्या होता है, जो एप्लीकेंट को डिफरेंट हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दी जाती है कि इस पार्टिकुलर सिचुएशन में उसकी वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि इस टाइप की सिचुएशन में भी जॉब में अक्कर हूँ, जब वो जॉब कर रहा हो तो इस टाइप की सिचुएशन को उसको सामना करना पड़ सकता है। तो इस पार्टिकुलर सिचुएशन में एक एप्लीकेंट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, तो उसे कहते हैं ये सिचुएशनल इंटरव्यू है। किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में उसको मूव कर देना कि इसको डील करके दिखाओ। इंटरव्यू कैसे कंडक्ट किया जा सकता है, डिफरेंट वे में कंडक्ट कर सकते हो। सबसे पहले 1 by 1 इंटरव्यू। इसमें क्या करते हैं, एप्लीकेंट जो होता है वो एक ही इंटरव्यूअर्स के साथ मिल रहा होता है। एक ही पर्सन एप्लीकेंट होता है और एक ही पर्सन होता है जो इंटरव्यू ले रहा होता है। ग्रुप इंटरव्यू भी क्या होता है, सेवरल एप्लीकेंट इंटरेक्ट विद द पर्सन इन द प्रेजेंस ऑफ 1 or more कंपनी रिप्रेजेंटेटिव। ग्रुप इंटरव्यू में बेसिकली क्या होते हैं, आप एक या दो से ज़्यादा एप्लीकेंट को इकट्ठे बुला लेते हो कमरे में। एक लोग भी हो सकते हैं या 2 लोग भी हो सकते हैं, जो 2 या 3 लोगों का इकट्ठे इंटरव्यू कर रहे होते हैं। यानी कुछ एप्लीकेंट होते हैं, सपोज A B C वो इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, आपने एक एक करके बुलाने की बजाय तीनों को इकट्ठा बुला लिया। और जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो एक शख्स भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बोर्ड इंटरव्यू में क्या होता है कि एक कैंडिडेट को डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव जो फॉर्म्स के होते हैं वो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। यानी अब इंटरव्यू देने वाला कैंडिडेट एक है और जो इंटरव्यू ले रहे हुए हैं 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, उसे बोर्ड इंटरव्यू कहते हैं। स्ट्रेस इंटरव्यू में बेसिकली इसमें जानबूझ के एप्लीकेंट से ऐसे क्वेश्चन या स्ट्रेस्ड ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंजाइटी वाले कि वो इस पार्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। वो जानबूझ के आपको गुस्सा दिलाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, इरिटेट करेंगे आपको कि उस सिचुएशन में जो कैंडिडेट है वो कैसे रिएक्ट करता है, वो बेसिकली ये जानना चाह रहे होते हैं। अच्छा, इंटरव्यू के बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर आता है, जो शख्स इंटरव्यू पास कर लेता है, टेस्ट क्लियर हो गया, इंटरव्यू क्लियर हो गया, जो नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्शन प्रोसीजर में वो है बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। इसमें बेसिकली जो एप्लीकेंट है उसने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, रेफरेंस प्रोवाइड किए हैं, उसको चेक कर रहे होते हैं। आइदर जो उसने इंफॉर्मेशन दी है वो उसको उसकी वेरिफिकेशन बेसिकली हो रही होती है, उसकी एजुकेशन की, उसके लीगल स्टेटस की, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री की, उसकी क्रिमिनल रिकॉर्ड की, जो भी सारा उसने में अपनी CV में दिया है या एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू दिया हुआ है, उन सबको पर्सनली उसका चेक कर रहे होते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन इतनी क्यों ज़रूरी होती है? बेसिकली बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन का पर्पज़ ये होता है कि हम निगलेक्ट हायरिंग से बच सकें। निगलेक्ट हायरिंग क्या है? सिचुएशन अकर व्हेन एन एम्प्लॉय डज नॉट कंडक्ट अ बैकग्राउंड चेक ऑन एन एम्प्लॉय एंड दैट पर्सन कमिट अ क्राइम एट वर्क सिमिलर टू द क्राइम ही और शी कमिटेड इन द पास्ट। सपोज करें आपने एक पर्सन को हायर किया, मिस्टर A को जॉब के लिए हायर कर लिया, आप उसने बैकग्राउंड चेक नहीं किया, आपने उसका इंटरव्यू अच्छा था, उसने टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया था, आपने उसको जॉब पे रख लिया, आपने उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक नहीं किया कि पिछली कंपनी में जहाँ पे वो जॉब कर रहा था उसका करैक्टर कैसा था, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं है, वो भी आपने चेक नहीं किया। अब आपकी कंपनी पे काम करते हुए कुछ दिन हुए, उसने फ्रॉड किया और वो चला गया। उसके बाद जब आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि जहाँ पे वो पहले जॉब कर रहा था वहाँ पे भी उसने फ्रॉड कमिट किया था। तो इसका मतलब है अगर आपने उसका बैकग्राउंड चेक कराया होता, उसकी इन्वेस्टिगेशन की होती, तो उसको परमानेंट जॉब पे हायर करने से पहले तो आपके साथ ये फ्रॉड नहीं होता। अब आपने क्या कमिट किया है? आपने निग्लिजेंट हायरिंग कमिट किया है, यानी आपने जब एम्प्लॉय को हायर किया आप उसने बैकग्राउंड चेक नहीं किया और उसने यहाँ पे भी क्राइम कमिट किया जैसा कि उसने अपने
पास्ट जॉब जहाँ पे वो कर रहा था वो कमिट किया, इसलिए बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कंडीशनल जॉब ऑप्शन नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्शन प्रोसेस में। बैकग्राउंड चेक होने के बाद वो शख्स जिसकी क्वालिफिकेशन मैच कर रही है आपकी जॉब रिक्वायरमेंट के साथ, आप उनको जॉब पे हायर कर ले तो कंडीशनल बेसिस पे, क्योंकि अभी हमने उसका फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट अभी परफॉर्म कराना है, तो अभी उसको कंडीशनल जॉब दी है उसको कंडीशनल बेसिस पे कि जब उसका फिजिकल एग्जामिनेशन क्लियर आएगा तो हम उसको परमानेंट जॉब दे देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है फिजिकल एग्जाम। फिजिकल एग्जामिनेशन बेसिकली उसका मेडिकल टेस्ट वगैरह परफॉर्म करना होता है परमानेंट उसको जॉब पे हायर करने के लिए। और इसमें एक और चीज़ की जाती है, उसके ड्रग्स अब्यूज़ को भी डिस्कस किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन है कुछ एम्प्लॉयज़ ड्रग वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के कि वो उसको परमानेंट जॉब पे हायर करने से पहले ये जान ले कि अदर कि वो ड्रग एडिक्टेड तो नहीं है, क्योंकि ये उसकी परफॉर्मेंस पे भी बुरा इम्पैक्ट डालेगा और अल्टीमेटली अगर वो कोई क्राइम वगैरह कमिट करेगा तो कंपनी के गुडविल पे भी इम्पैक्ट डालेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद अगर उसने वो पास कर लिया, एलिजिबल है, तमाम रिक्वायरमेंट को पूरी कर दिया, तो उस एप्लीकेंट को आप फाइनल परमानेंट जॉब ऑफर करते हो, यानी उसे जॉब लेटर इशू कर दिया जाता है और आप उसे हायर कर लेते हो एज ए एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। आपने उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट जो स्टेप्स ये सिलेक्शन प्रोसेस का रिजल्ट बेसिकली क्या है, जो जिस एम्प्लॉय को आपने सेलेक्ट कर लिया उसको नोटिफिकेशन भिजवाना भी बहुत ज़रूरी होती है कि आपने नोटिफिकेशन जिसको आपने हायर कर लिया उसको बताना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो एम्प्लॉय कहीं और जॉब पे ना चला जाए। तो कैंडिडेट को भी नोटिफिकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिलेक्शन बेसिकली नोटिफिकेशन कब दिया जाता है, जब आपका सिलेक्शन रिजल्ट आ जाता है। परमानेंट जॉब ऑफर तक आपका सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हो गया, आपने सिलेक्ट कर लिया जिस पर्सन को सिलेक्ट करना था। ये बेसिकली आपका क्या होता है, 8 स्टेप के आपका रिजल्ट है कि किस शख्स को हायर करना था। अब उस शख्स को नोटिफिकेशन भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि टाइमली बेसिस पे नोटिफिकेशन दिया जाए, ताकि वो कैंडिडेट कहीं और जॉब के लिए अप्लाई करके कहीं और जॉब ना करने लग जाए। स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।